हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों आप सभी को पता है कि फिजिक्स में हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही है जिसका पार्ट 4 आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होगी, वीडियो को लास्ट तक देखना। और इसका नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट जैसे आपका चौथा लेसन कंप्लीट होगा विद न्यूमेरिकल्स उसके बाद कराया जाएगा। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि चौथा लेसन अभी हमारा 2 टॉपिक्स उसमें रह गए, उसके बाद न्यूमेरिकल्स चलेंगे। तो शायद 4 या 5 दिन बाद आपको इसका न्यू पार्ट देखने को मिले। तो स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। देखो इस सीरीज को चलाने का रीजन है आपको पता पड़ना चाहिए कि किस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। आप उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी तैयारी करते चले जाओ, क्योंकि देखो लास्ट टाइम पे अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ोगे तो इतने अच्छे तैयार नहीं हो पाएंगे जितने अब हो जाएंगे। और ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे तो इन्हीं में से देखने को मिलेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो स्टूडेंट देखो आज का पहला क्वेश्चन है कि किसी सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसकी एक तो हमें परिभाषा बतानी है और दूसरा है कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो यहां पर लिखोगे आप आंसर नंबर 1। तो सबसे ऊपर आप हेडिंग लगा लो सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का, आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, ठीक है, पूरा देखा करो वीडियो को। आपको पूरा कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा जब स्टूडेंट आप वीडियो को पूरा देखोगे। इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो यहां लिखोगे सेल के अंदर विद्युत अपघट्य या वैद्युत अपघट्य, जो लिखना चाहते हो लिख सकते हो। विद्युत अपघट्य विद्युत धारा के मार्ग में, विद्युत धारा के मार्ग में जितना प्रतिरोध लगाता है, जितना प्रतिरोध लगाता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे? स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पर मैं एक सेल दिखाता हूँ आप सभी को। फॉर एग्जांपल मानो ये मैंने यहाँ पर बना दिया कोई शेल जिसमें आपका एक एनोड और दूसरा कैथोड लगा हुआ है, प्लस माइनस, और इसमें भरा हुआ है आपका विद्युत अपघट्य। क्या भरा हुआ है? विद्युत अपघट्य, जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड डूबे हुए हैं। अब एक चीज बताओ, देखो धारा आप सभी जानते हो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाती है, लेकिन ये विद्युत अपघट्य से होकर भी तो गमन करेगी। तो जब ये विद्युत अपघट्य में से होकर गुजरेगी तो ये जो विद्युत अपघट्य है स्टूडेंट, ये इस धारा के मार्ग में रुकावट डालेगा। उसी रुकावट का नाम है आंतरिक प्रतिरोध। तो सेल के अंदर ये जो विद्युत अपघट्य है, इस विद्युत धारा के मार्ग में जो कि प्रवाहित हो रही है, उसमें जितना प्रतिरोध लगाता है, जितनी रुकावट डालता है, उसको कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब जो आंतरिक प्रतिरोध है वो भी कई बातों पर निर्भर करता है। मैंने आगे यही लिखा कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो लिखोगे आप सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। निम्न बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी बातें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहली बात है यह प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। ये दोनों प्लेट दिखाई दे रही हैं, इनके बीच का डिस्टेंस जितना कम होगा आंतरिक प्रतिरोध का मान भी उतना ही कम होगा। अगर हमने डिस्टेंस को बढ़ा दिया तो धारा को ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा। अब एक इलेक्ट्रोड यहां पर है, एक इलेक्ट्रोड यहां पर है, और धारा जब यहां से यहां तक आएगी तो उसको ज्यादा मार्ग तय करना पड़ेगा, और जब ज्यादा मार्ग तय करेगी तो उसका आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। और डिस्टेंस अगर कम है तो धारा को मार्ग कम तय करना पड़ेगा, इसका मतलब आंतरिक प्रतिरोध का मान घट जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहां पर यही लिखोगे, यह है प्लेटों के बीच की दूरी के, प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती, प्रोपोर्शनल, अनुक्रमानुपाती होता है। पहला पॉइंट तो हमारा ही समझ में आ गया कि जो आंतरिक प्रतिरोध है वो प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट,
यह घोल में डूबे, अब ये पूरा विद्युत अपघट्य कह दो या घोल कह दो, अब घोल में डूबे प्लेटों के क्षेत्रफल, अब ये 2 प्लेटें मान लो, ठीक है, और हमने इसको किसी पानी में डुबोना चाहते हैं, तो हमने थोड़ा थोड़ा डुबोया है, तो इसका एरिया होगा नहीं होगा, इसका एरिया है और इसका भी एरिया होगा, तो यह घोल में डूबे, जो विद्युत अपघट्य हमने ले रखा उसमें डूबे प्लेटों के क्षेत्रफल के, इनके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब जानते हो कि अगर हमने ज्यादा हिस्सा डुबो रखा है तो आंतरिक प्रतिरोध का जो मान है वो कम होगा, और अगर प्लेटों का क्षेत्रफल हमने कम डुबो रखा है तो उसका मतलब है कि आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। तो यहां पर लिखोगे यह घोल में डूबे, यह घोल में डूबे प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया क्लियर, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट, घोल की सांद्रता बढ़ाने पर इसका मान बढ़ जाता है। जो घोल हमने विद्युत अपघट्य ले रखा है, अगर हमने इसकी सांद्रता बढ़ा दी, अगर मैं चीनी की बात करता हूं, चीनी को हमने पानी में घोला, अब पानी की मात्रा ज्यादा और चीनी की मात्रा कम है, तो क्या होता है, उंगली आसानी से घूम जाती है। अब कर दो, चीनी की मात्रा को बढ़ा दो, जैसे मैं कहूं कि 1 लीटर पानी में आपने पहले ले रखी थी 50 ग्राम चीनी, अब उस चीनी को कर दो स्टूडेंट 400 ग्राम, तो अब क्या होगा, अगर आप अब उंगली घुमाओगे तो आपको उंगली घुमाने में ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो विलयन हमने ले रखा उसकी सांद्रता बढ़ चुकी है, वही यहां पर है। अगर हमने घोल की सांद्रता बढ़ा दी तो आंतरिक प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाएगा। अब जो धारा ट्रेवल कर रही थी उसकी रुकावट बनेगा क्या, जो सांद्रता बढ़ गई है ना वो रुकावट डालेगी ज्यादा, तो यहां पर यही लिखोगे सांद्रता बढ़ाने पर इसका मान बढ़ जाता है, सांद्रता बढ़ने पर इसका मान बढ़ जाएगा या बढ़ जाता है, ठीक है, जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो। एक और चौथा पॉइंट है स्टूडेंट, देखो ये जो है, जो आंतरिक प्रतिरोध है, ये विद्युत अपघट्य, जो हमने विद्युत अपघट्य ले रखा है वो, और प्लेटें जो ले रखी हैं ये किस पदार्थ की बनी हुई है, विद्युत अपघट्य किस प्रकृति का है, तो विद्युत अपघट्य एवं प्लेटों की प्रकृति पर यह निर्भर करता है, ठीक है, विद्युत अपघट्य किस, उसका नेचर कैसा है, किस पदार्थ का हमने ले रखा है, जिंक सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का, मतलब किसका बना हुआ है, और जो प्लेटें हमने ले रखी हैं वो किस पदार्थ की बनी हुई हैं, तो उनकी प्रकृति पर निर्भर करेगा। घोल हमने कितना ले रखा उससे कोई मतलब नहीं है, सांद्रता पर डिपेंड करेगा। सांद्रता अगर हमने बढ़ा दी तो आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। चौथा पॉइंट आप लिख लेना जो मैंने बताया, विद्युत अपघट्य एवं प्लेटों के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्लियर है ना। तो ये 4 पॉइंट्स हैं स्टूडेंट जो हमारे पहला क्वेश्चन है, ये पूरा का पूरा आप लिख लोगे और समझ में भी आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है। और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक किया करो। मैं लाइक के लिए अब ज्यादा नहीं बोला करूंगा, ठीक है। लाइक करने में कंजूसी मत किया करो बस। देखो लाइक का पैसा नहीं मिलता, मोटिवेशन मिलता हमको केवल, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है उसमें। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम। यार ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप सभी भी जानते होंगे। देखो 2 नियम है किरचॉफ के। प्रथम नियम जिसके मैं नाम बता दूं आपको, इसको धारा नियम भी कहते हैं, इसको हम संधि नियम भी कहते हैं। तो इसमें आपको डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, डिटेल में आपको मैं चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। जितना पूछा है तो उतना आपको लिख के आना है, जितना मैं आपको बताऊंगा। इस नियम के अनुसार कॉमा इनवर्टेड कॉमा, ठीक है, किसी भी संधि पर या वैद्युत परिपथ में लिख लो, विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। यह हमारा किरचॉफ का पहला नियम है, आप सभी जानते होंगे। इतना तो याद कर ही लिया होगा यार अब तो, ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते हो अर्थात सिग्मा आई बराबर 0।
अब इसमें भी मैंने आपको कई चीजें बताई थी कि अगर धारा संधि की तरफ आ रही है तो उन धाराओं को हम लेते हैं धनात्मक, और संधि से दूर जाने वाली धाराएं ली जाती हैं ऋणात्मक। तो मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको थोड़ा सा समझाऊंगा बस। जैसे बहुत सारे वायर्स मान लो, ठीक है, इसमें कुछ में धारा संधि की तरफ आ रही है। ये हमारा क्या है, कोई जंक्शन है। I1, I2, I3 को हमने बाहर निकाल लिया, I4 मान लो इसकी तरफ आ रही है, I5 को हमने बाहर निकाल दिया, I6 इसकी तरफ आ रही है, फॉर एग्जाम्पल मान लो। तो जो धाराएं संधि की तरफ आ रही है वो तो पॉजिटिव होंगी, तो I1 प्लस I2, संधि से दूर जा रही है I3 तो माइनस होगी। I4 देखो संधि की तरफ आ रही है तो I4 प्लस की होगी, I5 दूर जा रही है तो माइनस I5 प्लस I6 बराबर 0। अब आगे क्या कर सकते हो, I1 प्लस I2 प्लस I4, देखो I4 हमारा पॉजिटिव है, I6 भी हमारा पॉजिटिव है, तो I4 प्लस I6, और जो नेगेटिव धाराएं थी मैं दूसरी तरफ ले गया इनको, I3 प्लस I5। तो यहां पर पता है कि निष्कर्ष निकल के आ जाता है। क्या निकल के आता है जानते हो, कि I1, I2, I4 और I6 के द्वारा जितनी धारा संधि पर आई थी उतनी धारा I3 और I5 के द्वारा बाहर चली गई। तो क्या संधि पर धारा बची? नहीं बची। तो जो किरचॉफ का पहला नियम है ये आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। इसको याद रखना आप सभी, किसको व्यक्त करता है? आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि किरचॉफ का पहला नियम किस राशि के संरक्षण को व्यक्त करता है, तो कौन सी राशि है? आवेश संरक्षण है। तो किरचॉफ का पहला नियम आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आगे बात करता हूं सेकंड पॉइंट की। सेकंड नियम है इसका द्वितीय नियम या वोल्टा का नियम या पाश का नियम भी बोला जाता है इसको, ठीक है। किसी भी नाम से पूछा जाए किरचॉफ का वोल्टता नियम लिखिए तो आपको सेकंड लॉ लिखना है, ना कि फर्स्ट। क्लियर है? चलो, किरचॉफ का द्वितीय नियम जिसको कहते हैं हम लोग वोल्टता नियम। क्या कहा जाता है इसको? वोल्टता नियम। अब जानते हैं यार वोल्टता नियम क्या होता है। देखो, इस नियम के अनुसार कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किसी बंद पाश के पाश मतलब कोई खंड, किसी बंद पाश के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा, विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा एवं इनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद पाश के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यह है स्टूडेंट हमारा किरचॉफ का सेकंड लॉ। तो आपसे केवल उसने सेकंड लॉ और पहला नियम पूछा है, तो यहां पर आप लिख दोगे अर्थात सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। आपको पूरे मार्क्स मिल जाए, आपको पूरा नहीं करने की जरूरत। मैंने आपको पूरा पढ़ाया था जब ये चैप्टर पढ़ाया था, तो अगर आपको पूरा पढ़ना है तो चैप्टर में आके पढ़ सकते हो। हमसे जितना पूछा है उतना हमने आंसर बता दिया कि किसी बंद पाश के, कोई बंद पाश है, उसके विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा अर्थात आई और उसके संगत, इस धारा के संगत प्रतिरोधों के गुणनफल, आई और आर का क्या हो रहा? मल्टीपल। तो इन दोनों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद पाश के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो आप इसी से पूरी की पूरी डेफिनेशन भी बना सकते हो, रटना नहीं यार, समझना है। बंद पाश है, उस बंद पाश में
हर एक खंड में अलग अलग धारा और अलग अलग प्रतिरोध होगा। तो किसी बंधपाश के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा एवं इनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल, आई और आर का मल्टीपल हो रहा है, गुणनफलों का बीजगणित योग उस बंधपाश के विद्युत वाहक बलों के बीजगणित योग के बराबर होता है। दूसरी चीज आपको जो याद रखनी है, किरचॉफ का जो दूसरा नियम है ये ऊर्जा के संरक्षण को व्यक्त करता है। आप सभी को इतना याद रखना है, किसको व्यक्त करता है? ऊर्जा के संरक्षण को व्यक्त करता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है, द्वितीय नियम है, किस राशि के संरक्षण को व्यक्त करता है? तो वो राशि कौन सी है? ऊर्जा। ऊर्जा के संरक्षण को व्यक्त करता है। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, पहला दूसरा। ठीक है, तीसरा पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। हम सेल का विद्युत वाहक बल नापने के लिए वोल्टमीटर की अपेक्षा विभव मापी को क्यों वरीयता देते हैं? तो जितनी भी, देखो, अगर हम विभव सेल का विद्युत वाहक बल मापना चाहते हैं तो हम किसके द्वारा मापेंगे? एक तो वोल्टमीटर है, दूसरा हमारे पास विभव मापी। तो वोल्टमीटर से न मापने का एक रीजन होता है, वो मैं आपको आज बता देता हूं। तो यहां लिखोगे वोल्टमीटर सेल से कुछ धारा लेता है, सेल से कुछ धारा लेता है, जिससे सेल के सिरों के बीच विभवांतर, सेल के सिरों के बीच विभवांतर विद्युत वाहक बल से कम हो जाता है, और वोल्टमीटर इसी को मापता है, लेकिन विभव मापी शून्य विक्षेप की स्थिति में कार्य करता है, शून्य विक्षेप की स्थिति में कार्य करता है। शून्य विक्षेप की स्थिति का मतलब जानते हो, मतलब ये उस टाइम पे कार्य करता है, ये उस स्थिति में कार्य करता है कि ये विभव मापी कोई भी धारा ले ही नहीं सकता है, क्योंकि शून्य विक्षेप की स्थिति है, उस कंडीशन में तो धारा प्रवाहित ही नहीं होगी। या फिर हम कह सकते हैं कि विभव मापी खुले परिपथ में कार्य कर रहा है। यही रीजन है कि विभव मापी के द्वारा जो भी वैल्यू मापी जाती है वो एकदम एक्यूरेट होती है। इसी वजह से विभव मापी को यहां लिखोगे शून्य विक्षेप की स्थिति में कार्य करता है। इसी कारण यह सेल से कोई धारा नहीं लेता, सेल से कोई धारा नहीं लेता। इसी वजह से इसे आदर्श वोल्टमीटर भी कहा जाता है। यह भी पूछा जाता है इसे आदर्श वोल्टमीटर क्यों कहते हैं। इसी वजह से विभव मापी को आदर्श वोल्टमीटर भी कहते हैं, आदर्श वोल्टमीटर भी कहते हैं। तो समझ में आया कि जब हम वोल्टमीटर से अगर कोई वैल्यू, हम किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल मापना चाहते हैं, तो ये वोल्टमीटर क्या करता है, उससे कुछ धारा ले लेगा। जब सेल से कोई धारा ले ली तो अब क्या होगा, अब सेल के सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वो सेल के विद्युत वाहक बल से कम हो जाएगा, लेकिन वोल्टमीटर इसी वैल्यू को मापेगा जो कम की हुई वैल्यू है। लेकिन अगर हम विभव मापी की बात करें तो विभव मापी शून्य विक्षेप की स्थिति में कार्य करता है, अर्थात उस अवस्था में कार्य करता है जब उस परिपथ में धारा प्रवाहित ही नहीं हो रही है, या फिर हम कह सकते हैं कि खुले परिपथ में कार्य कर रहा है। तो इस कंडीशन में जब धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो क्या विभव मापी कोई धारा लेगा? नहीं लेगा। तो इसके द्वारा जो भी वैल्यू मापी जाएगी वो एकदम एक्यूरेट होगी। इसी वजह से जो वैल्यू हम मापते हैं वो सारी की सारी विभव मापी से मापते हैं, ना कि वोल्टमीटर से। तो ये हमारे तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, चलो चौथा क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है इसमें। चौथा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पर मैंने सारे क्वेश्चन अच्छे ही उठा के रखे हैं। ठीक है, कोई फालतू का क्वेश्चन आप सभी के लिए नहीं रखा है।
चलो 14 क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। व्हीटस्टोन सेतु में यदि सेल तथा धारामापी की स्थिति को आपस में बदल दिया जाए। मैं आपको यहाँ पर पहले व्हीटस्टोन सेतु का डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, तभी आपके समझ में आएगा। ये 4 प्रतिरोध लगाते हैं 4 बिंदुओं के बीच हम लोग। आप सभी ने इसको तो तैयार कर ही लिया होगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पर हमारे स्टूडेंट गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, एक कुंजी लगा दोगे आप यहीं पर K2, ठीक है, और यहाँ पर हमारा सेल लगा हुआ है, यहाँ पर एक और कुंजी लगी हुई है। तो मैं आपको जनरली थोड़ा छोटा सा डायग्राम बना दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए केवल, ठीक है। तो ये हमारे 4 बिंदु होते हैं A, B, C, D, P, Q, R, S प्लस माइनस, इस सेल का विद्युत दाब कितना E, I धारा जा रही है, I1 इधर हो जाएगी और I2 हमारी इधर। आप सभी जानते हो, बता चुका हूँ, I1 और I2 क्लियर है। ये हमारी कुंजी K2 है। अब स्टूडेंट देखो वो क्या कहना चाहता है, वो कहना चाहता है कि अगर सेल तथा धारामापी की स्थिति को बदल दिया, जहाँ पर हमने सेल लगा दिया और यहाँ पर हमने धारामापी लगा दी, तो एक चीज़ आप समझ लो, देखो अगर हम सेल और धारामापी की स्थिति को बदल दें तो कोई भी असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा उसका रीज़न बता दूं। देखो 2 विकर्ण हैं, ठीक है, एक विकर्ण तो हमारा AC है और दूसरा विकर्ण हमारा BD है। 2 विकर्ण हैं, एक विकर्ण से हमने सेल जोड़ रखा है, दूसरे विकर्ण से हमने धारामापी जोड़ रखा है। अगर एक बिंदु पर, एक विकर्ण के एक बिंदु पर अगर विभव कुछ है तो किसी भी बिंदु की बात करूं मैं, सभी बिंदु, क्योंकि शून्य विक्षेप की स्थिति में हम सारी की सारी चीजें करते हैं, तो जितना विभव यहां पर है उतना यहां पर होगा, उतना यहां पर होगा, उतना यहां पर होगा। तो अगर हमने धारामापी और सेल की स्थिति को आपस में बदल दिया तो भी स्टूडेंट संतुलन की स्थिति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर है सभी को? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो यहां लिखोगे व्हीटस्टोन सेतु में यदि सेल तथा धारामापी की स्थिति को आपस में बदल दिया जाए तो भी इसकी संतुलन स्थिति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि विकर्ण है वो सम विभव पर होंगे। किसी भी विकर्ण की बात करूं, अगर एक विकर्ण हमने ले रखा है उस पर विभव कुछ है तो अगले विकर्ण पर भी विभव समान होगा, उससे अगले पर भी समान होगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो सर्किट है सभी बिंदुओं पर जो है वो कैसा होगा, समविभव होगा। तो विकर्ण अगर हमने स्थिति को बदल दिया तो कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप इसका आंसर आसानी से लिख सकते हो, जैसे मैंने बोला है आंसर नंबर 4 का ये डायग्राम मैंने आपको बना दिया है, इसी से आपको पूरा का पूरा लिखना है। 5वां क्वेश्चन है, क्योंकि छोटा सा या 2-3 लाइन का है, अगर ना लिखा जाए वो भी बताते हैं, ठीक है ना, क्योंकि छोटी छोटी चीजें करना सीख लो, इंटर में आ गए हो। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हीटस्टोन सेतु के सर्वाधिक सुग्राही होने की शर्त क्या है। तो स्टूडेंट व्हीटस्टोन सेतु के सर्वाधिक सुग्राही होने की शर्त है कि सभी चारों प्रतिरोध एक ही कोटि के होने चाहिए, मतलब एक ही, जैसे 5 ओम 5 ओम 5 ओम, मतलब सभी एक ही कह सकते हैं, सभी का प्रतिरोध एक जैसा होना चाहिए। तो यहां लिखोगे चारों प्रतिरोध एक ही कोटि के हों, तो व्हीटस्टोन सेतु सर्वाधिक सुग्राही होगा, सर्वाधिक सुग्राही होगा। क्लियर है सभी को? तो जितने भी प्रतिरोध होते हैं, 4 प्रतिरोध होते हैं, क्योंकि आप सभी को इसका प्रिंसिपल ही पता होगा कि अगर हम 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम इस प्रकार जोड़ दें कि हमें इनसे एक चतुर्भुज मिल जाए, चतुर्भुज के एक विकर्ण से धारामापी और दूसरे विकर्ण से सेल जोड़कर सेल से धारामापी करके प्रतिरोधों के मान इस प्रकार समायोजित किए जाएं कि धारामापी में कोई भी विक्षेप ना हो, तो 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का जो अनुपात है शेष 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। P/Q बराबर R/S। सभी ने पढ़ा होगा यार, पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। चलो लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको पढ़ा चुका हूँ बहुत अच्छे से। विभव मापी की सुग्राह्यता से क्या तात्पर्य है और इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखो विभव मापी आप सभी ने पढ़ा था, ठीक है। विभव मापी के तार पर धारा मापी है हमारा अविक्षेप की स्थिति में, और उस कंडीशन में अगर हमने जॉकी को थोड़ा सा इधर उधर कर दिया और धारा मापी में बहुत अधिक विक्षेप आता है, धारा मापी में बहुत अधिक विक्षेप आता है, तो विभव मापी हमारा सुग्राही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विभव मापी हमारा सुग्राही कहलाएगा। और विभव मापी की जो सुग्राहिता है वो विभव प्रवणता पर निर्भर करती है। किस पर? विभव प्रवणता पर। ये 6ठे क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूं आपको, इनके आंसर लिखने हैं खुद, ठीक है ना। K = E/L।
विभव मापी की जो सुग्राहिता है इस विभव प्रवणता पर निर्भर करती है। तो अगर हमें इसको बढ़ाना है, सुनना मैं जो चीज समझाऊंगा, विभव मापी की सुग्राहिता को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो विभव प्रवणता जितनी कम होगी विभव मापी हमारा उतना ही अधिक सुग्राही होगा। और विभव प्रवणता अगर हम कम करना चाहते हैं तो हम तार की लंबाई को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि L का मान जितना ज्यादा होगा K का मान उतना ही कम होगा, विभव मापी हमारा उतना ही अधिक सुग्राही हो जाएगा। और यही कारण है कि विभव मापी में एक तार नहीं होता है, बल्कि 10 या 12 तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। अब 10 या 12 तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है तो इसका मतलब क्या है कि विभव प्रवणता का मान बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। जब विभव प्रवणता का मान बहुत ज्यादा कम हो गया तो विभव मापी हमारा सुग्राही कहलाए, या कह सकते हैं विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ जाएगी। क्लियर सभी को? तो बहुत ही सिंपल सा आंसर मैं आप सभी को लिखा चुका हूँ बहुत डिटेल में। अगर आपने इस वीडियो को ना देखा हो तो देख सकते हो, यहाँ पर तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपका एक बार रिवीजन हो जाए। तो ये 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, रिपीटेड हैं। इसका आंसर आप लिखोगे और इसका आंसर आप लिखोगे। अगर ना लिखा जाए तो बता, एक बार फिर समझा देता हूँ। विभव मापी के तार पर, जो कि विभव मापी का तार है, विभव मापी के तार पर धारा मापी में अविक्षेप की स्थिति में जॉकी को थोड़ा सा इधर उधर करने पर यदि धारा मापी में बहुत अधिक विक्षेप आता है तो विभव मापी हमारा सुग्राही कहलाएगा। विभव मापी की सुग्राहिता विभव प्रवणता पर निर्भर करती है। विभव प्रवणता जितनी कम होगी विभव मापी हमारा उतना ही अधिक सुग्राही होगा। विभव प्रवणता कम करने के लिए विभव मापी के तार की लंबाई को बढ़ाना होगा। यही कारण है कि विभव मापी में एक तार की जगह बड़ा है, ठीक है ना, इसको आप लिख लेना, मैं लिखा चुका हूँ। 10 या 12 तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, तार की लंबाई बढ़ जाती है, और जब लंबाई बढ़ेगी तो उसका जो K का मान है, विभव प्रवणता का मान है, वो कम हो जाएगा और विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ जाएगी। तो ये 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट कर देना, डिसलाइक मत करना, इतना कर सकते हो ना। अच्छी लगी है लाइक करो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लो और उस बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।